स्वागत है आपका तुषार लेक्चर की लेटेस्ट वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक पुराना जो कंसेप्ट है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था या क्लास 9th में पढ़ा था उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमें पता है जब कोई द्रव्यमान पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हमने एक नियम पढ़ा था कि जब दो द्रव्यमान हैं m1 या m2 उनके मध्य लगने वाला जो बल है आकर्षण बल है वो इनको जो दो द्रव्यमान हैं उनके समानुपाती तथा इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये समानुपाती का स्थिरांक हटाते हैं या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इस पे एक स्थिरांक आ जाता है g m1 m2 बटे r स्क्वायर। जो g जो है वो यहाँ गुरुत्वीय नियतांक है। तो इसी प्रकार होता है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखते हैं क्या होता है। यह नियम जो है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है जैसा कि यहाँ लिखा है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कि बिंदु आवेश क्या होता है। इस लाइन में जो सबसे समझने की चीज़ है वो है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या होता है, जब दो जो आवेशित वस्तुएं हैं जो कुछ दूरी पर स्थित हैं और वो एक रेखा द्वारा मिली हुई है। जिस प्रकार ये दो वस्तुएं हैं तथा ये एक रेखा द्वारा मिली हुई हैं। अब यदि जो ये दो आवेशित वस्तुएं हैं ए और बी, इनका आकार इनको मिलाने वाली रेखा की तुलना में बहुत कम है, इनको मिलाने वाली रेखा की दूरी अधिक है, इनका आकार कम है, तो इन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश माना जाता है। इन पे जो आवेश है उनको बिंदु आवेश माना जाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा नहीं आपको बिंदु आवेश क्या होता है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो इनके मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है उसकी जानकारी हमें कूलाम का नियम देगा। इसमें एक चीज और आई है, क्या है स्थिर वैद्युत बल, जो आपको समझने की जरूरत है। स्थिर वैद्युत बल क्या है। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, अर्थात रुके हुए आवेश पे जो बल लगेगा उसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो इसको कूलाम बल भी कहते हैं और इसकी जानकारी जो है वो कूलाम के नियम के द्वारा दी जाती है। अब हम इसको समझने के लिए हमने दो आवेश माने Q1 व Q2 और इनको मिलाने वाली जो रेखा है उनकी दूरी जो है वो r है। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो दो बिंदु आवेश जो हैं उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, F बराबर Q1 Q2 के समानुपाती होता है, अर्थात इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो ये दूर लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल लगेगा। अब देखेंगे कि ये समानुपाती स्थिरांक क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जो कूलाम का नियम क्या है, उसका पहला स्टेटमेंट ये है कि जो कूलाम का बल है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का अर्थ क्या है, यदि जो आवेशों का गुणनफल की ये बढ़ेगा मान तो बल का मान भी बढ़ेगा। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो जो बल है इनके मध्य लगने वाला, इनको मिलाने वाली रेखा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ये जो बल है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी कार्य करता है। जैसा कि इस थ्योरी में लिखा है कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा ये जो बल है इनको मिलाने वाली रेखा की अनुदिशी कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनके मध्य की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ेगी उसी प्रकार उसी तरह जो बल है इनके मध्य लगने वाला उसका मान कम हो जाएगा। अब जो समीकरण 1 और 2 है इनको अगर कंबाइन करेंगे, ये एक समीकरण थी, ये दो समीकरण थी, इनको अगर एक साथ लिखेंगे तो समीकरण 1 व 2 से F जो समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा r स्क्वायर से। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा K
तो F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। K जो है वो समानुपाती स्थिरांक है। अगर यहाँ से K का मान निकालेंगे तो K हो जाएगा F आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। ठीक है, जो K का मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है, मात्रक की पत्ती और माध्यम। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो कूलाम के नियम में K जो K आता है वो किन समानुपाती स्थिरांक K आता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, एक मात्रक पत्ती, दूसरा माध्यम। अब हम देखेंगे, मैंने एक आपको लाइन बताई थी यहाँ पे कि यह इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, जो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। तो ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है इस रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बल है, ये जो लाइन है, इसके ऊपर ही कार्य करेगा। अंट शंट यहाँ कहीं यहाँ कभी यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा इसी लाइन के अनुदिश होगा। इसका मतलब यही है। अब हम देखेंगे जो K का मान क्या होता है SI पत्ती में, K की विमा क्या होती है या मात्रक क्या होता है। जो SI मात्रक है K का वो देखते हैं। K का जो मान होता है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये इसको हिंदी बोले तो बोलते हैं निर्वात की विगुशीलता। इसका बोलने का उच्चारण शब्द एप्सिलॉन नॉट, और ये होती क्या है, निर्वात की विगुशीलता। और इसका मान होता है 8.8541 गुणा 10 की घात -12। अब इसको अगर ये वाला जो टर्म है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब ये कैसे आया, हमने अभी निकाला था कि जो बल है वो क्या था, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो आर का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन तथा आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। तो अभी जो आर स्क्वायर है जो इसके गुणे में आएगा तो एफ का मात्रक न्यूटन बताया, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका के का मात्रक। ठीक है, अब के का मान SI पत्ती में होगा 9 गुणा 10 की घात 9, लेकिन जो CGS पत्ती में इसका मात्रक होगा 1। ये कैसे आया वो देखते हैं के का मान 1 कैसे आएगा। हमें पता है जो CGS पत्ती में 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है, 1 मीटर 10 की घात 2 सेंटीमीटर के, तथा 1 कूलाम जो है 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ये जो सारा हम क्या करेंगे, जो SI पत्ती में जो मात्रक थे उनकी जगह CGS पत्ती के मात्रक रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। हमने देखा कि जो SI पत्ती में K का मान जो है वो 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर है। तो इसको एस्टी रखते हुए न्यूटन की जगह 10 की घात 5 डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह 10 की घात 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर जो है 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मीटर का स्क्वायर 10 की घात 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और जो कूलाम स्क्वायर है वो क्या होता है, कूलाम जो है वो 3 गुणा 10 की घात 9 के बराबर होता है। कूलाम स्क्वायर 3 गुणा 3 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो है 3 गुणा 3 से 9 कट जाएगा, 10 की घात 9 से 10 की घात 9 पूरा चल जाएगा। ये 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 4 है। तो अगर कोई होता है कि m गुणा a और m गुणा b, तो क्या हो जाता है m की घात a प्लस b हो जाता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये 5 + 4 10 की घात 9 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा, और जो k का मान 1 आ जाएगा। तो CGS पत्ती में k का मान 1 होता है, और किस प्रकार होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि जो अपेक्षिक विगुशीलता क्या होता है। जिस प्रकार हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विगुशीलता होती है, तो एप्सिलॉन होती है माध्यम की विगुशीलता, और एप्सिलॉन r होता है परावैद्युतांक या अपेक्षिक विगुशीलता। अर्थात निर्वात की विगुशीलता के सापेक्ष माध्यम की विगुशीलता परावैद्युतांक या अपेक्षिक विगुशीलता कहते हैं। ठीक है, इसको माध्यम की विगुशीलता व निर्वात की विगुशीलता का जो अनुपात होगा उसको ही हम कहेंगे अपेक्षिक विगुशीलता, या निर्वात की विगुशीलता के सापेक्ष माध्यम की विगुशीलता ही एप्सिलॉन r कहलाती है। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं या सीधा बोल सकते हैं कि
जो माध्यम की विकलशीलता तथा निर्वात की विकलशीलता का अनुपात आपेक्षिक विकलशीलता कहलाता है। इसको ER से लिखते हैं। इसको पैरा वैगुतांक भी बोलते हैं, पैरा वैगुतांक। ये हर पदार्थ का अलग अलग होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो अपसाइलन है वो अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट के बराबर होता है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। कई बच्चे निर्वात को ऊपर लिख देते हैं और माध्यम वाली को नीचे लिख देते हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि जिनके पैर में कुछ ना कुछ है वो एक साइड होंगे, जिसके पैर में कुछ नहीं है वो एक साइड होगा। तो एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट के पैर में कुछ है तो ये एक साथ होंगे, और जो एप्सिलॉन जो है निर्वात माध्यम की विकलशीलता, उसके पैर में कुछ नहीं है। तो इससे इस फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये भी एक जो मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब जो एप्सिलॉन आर है वो क्या है, वो माध्यम की विकलशीलता तथा निर्वात की विकलशीलता का अनुपात है। तो माध्यम की विकलशीलता का मात्रक भी वही होगा, निर्वात की विकलशीलता का मात्रक भी वही होगा। तो ये दो, तो इनका मात्रक जो है आपस में कट जाएंगे, तो एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये दो सेम राशियों का ही अनुपात है। तो इनका जो मात्रक है वो आपस में कट जाएगा। इस वजह से एप्सिलॉन आर जो है वो विमाहीन होती है। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो है या पैरा वैगुतांक जो है वो क्या है, मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा। आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे के का मात्रक निकाला है। के का मात्रक हमने निकाला था अभी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। तो जो एप्सिलॉन आर का मात्रक है के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन नॉट के। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो के का उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी विमा का क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो देखते हैं कैसे निकलेगी। तो हमने अभी देखा कि जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो होता है कूलम बटे मीटर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। तो अब कूलम क्या होता है, कूलम आवेश का मात्रक है। तो जो आवेश जो होता है वो क्या होता है, धारा गुना समय। ये कैसे निकला, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है, वहाँ से धारा बराबर आवेश बटा समय, और वहाँ से आवेश का मान निकाल लेते हैं धारा गुना समय। तो धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर तथा समय का मात्रक सेकंड। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन किसका, बल का मात्रक है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और जो मीटर जो है वो एम का स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे। जो आपका एम्पियर है ए एस का स्क्वायर है, तो ये तो ए का स्क्वायर रहेगा, एस का स्क्वायर रहेगा। लेकिन जो केजी है ऊपर जाएगा, केजी -1 हो जाएगा। एम की क्यूब हो जाएगी, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। एस जो है सीधा ऊपर जाएगा, तो एस की 4 हो जाएगी। तो के जी की -1, एम की -3, एस की 4 तथा ए का 2। ये के जी। अब के जी को जो विमा के फॉर्म में लिखते हैं, द्रव्यमान के लिए एम का प्रयोग करते हैं विमा में, और मीटर क्या लेंथ है तो इससे एल का प्रयोग करेंगे। सेकंड टाइम को बताता है टाइम का, और एम्पियर के लिए धारा के लिए ए का ही प्रयोग करते हैं। तो इसको अब विमा फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, अब डायरेक्ट यहाँ पर भी विमा फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ से बता रहा हूँ, आंसर सेम ही आएगा। के जी को एम से करेंगे तो एम -1, मीटर लेंथ है तो एल -3, सेकंड टाइम है तो टी 4, और ए का 2। तो ये एप्सिलॉन नॉट की विमा आ जाएगी। अब हम देखते हैं, हमने जो अभी तक बल देखा था कूलम का नियम, कि हमने देखा दो आवेश हैं Q1 व Q2, इनके मध्य की दूरी r है। तो जो फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैंने आपको बताया Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विकलशीलता है, तो ये निर्वात में बल आता था दो आवेशों के मध्य। अब यदि दो आवेशों के मध्य माध्यम हो, निर्वात ना हो, तो बल क्या होगा, तो निर्वात की विकलशीलता की जगह माध्यम की विकलशीलता आ जाएगी कि F माध्यम में बल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो एप्सिलॉन r क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो पैर में वो एक तरफ, तो एप्सिलॉन का मान यहाँ से एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट,
ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये लिखेंगे कि जो इसकी जगह लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये गलती से आर लिखा गया। तो जो हमने भी जो नियम देखा था कुलाम का नियम, उसमें जो निर्वात में लगने वाला बल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये जो है इसके अंदर ये देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसको एफ नॉट लिख देंगे और बटे एप्सिलॉन आर रह जाएगा। इस प्रकार ये एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर रह गया। तो माध्यम में बल क्या हुआ, निर्वात के बल का 1/एप्सिलॉन आर गुना हुआ। इससे स्पष्ट पता चलता है जो माध्यम में बल है वो निर्वात में बल का 1/एप्सिलॉन आर गुना होता है। अब जो एप्सिलॉन आर के मान होते हैं, मैंने बताया था हर वस्तु के लिए, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। तो निर्वात में क्या होगा कि जो एफ एम है, जो एफ नॉट अपॉन ई आर, अगर निर्वात में देखेंगे तो ये इसका मान 1 हो जाएगा, ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे। यदि हम धातु के लिए देखेंगे तो जो एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है तथा पानी के लिए एप्सिलॉन आर का मान 80 होता है। अर्थात हमें निर्वात में बल दे दे और हमें पूछे कि हमने उन आवेशों को उठा के किसी अन्य माध्यम में रख दिया, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया हमें। अगर किसी माध्यम में बल निकालना है तो हम निर्वात के बल को उस माध्यम के परावैद्युतांक से भाग दे देंगे, तो उस माध्यम का आवेशों के मध्य लगने वाला बल हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं कि हम दो आवेशों के मध्य धातु रख दें तो उनके मध्य का बल, जो विद्युत बल है, वो कितना होगा। हमें ये पता है कि जो माध्यमिक बल होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख देंगे। लेकिन अब फॉर मेटल क्या होता है, जो एप्सिलॉन आर है परावैद्युतांक है वो अनंत होता है, तो एप्सिलॉन नॉट गुना अनंत वो भी अनंत आ जाएगा। जो एप्सिलॉन का मान है वो अनंत आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है अनंत, तो एप्सिलॉन बराबर भी अनंत आ जाएगा। अब समीकरण अगर एक में रख देंगे, जो ये है एप्सिलॉन की जगह अनंत रख देंगे, तो 1/अनंत होता है 0। तो एफ माध्यम में जो बल है वो 0 आ जाएगा। अर्थात दो आवेशों के मध्य धातु, अगर दो आवेश धातु में रखें तो उनके मध्य का बल 0 हो जाएगा। तो परावैद्युतांक से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई हमें निर्वात में बल दिया है तो उन्हीं आवेशों को कोई अन्य माध्यम में रख दी, तो उसका परावैद्युतांक अगर हमें ज्ञात होगा तो हम उस माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कूलाम के नियम के बारे में, परावैद्युतांक के बारे में। आने वाली वीडियो के अंदर हम कूलाम के नियम का सदिश रूप, कैसे बल की दिशा निकालेंगे, वो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।